अब सबसे महत्वपूर्ण काम, पूरे मतदान की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है मतगणना कराना। मतगणना कराना है तो क्या करना है? मतगणना कौन कराएगा? पीठासीन। मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन जो नियम है 1995 का, उसके अंतर्गत जो 95-73-80 में बताया गया कि जो पीठासीन महोदय, यही प्राधिकृत अधिकारी यानी प्राधिकृत किया गया है कि अब ये कराएंगे। और ये बहुत संवेदनशील काम, तो हमें इसमें बहुत ही सावधानी से काम कराना है मतदान का। मतदान कराने के लिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम है, देखिए क्या, कि यदि कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आई तो ही हम उसको स्थगित कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हमें वहां पर कराना ही कराना है। सबसे महत्वपूर्ण काम देखिए, आपको मतगणना में निरंतरता रखना है, यानी एक बार ये स्टार्ट हो गया तो आप इसको बीच में नहीं रोक सकते जब तक कि कोई बहुत विशेष परिस्थिति, आंधी तूफान ही आ जाए, खूब जोरों से बारिश नहीं हो जाए, वहां बाढ़ ना आ जाए, ऐसी कुछ व्यवस्था हो, ऐसी कोई परेशानी हो तो हम उसे बीच में रोक सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं रोक सकते। बैठक व्यवस्था क्या करें? बैठक व्यवस्था हम पहले देख ले, जहाँ हमारा मतदान केंद्र है, हमारा जो रूम था, वहां पर पूरी मेज लगा ले, बड़ा कर ले, और यदि वो भी नहीं तो सबसे बेहतर काम ये है कि हम नीचे बढ़िया दरी बिछा ले और वहां पर सब चीजें रख ले, अपने आसपास बीच में मेज रख ले, ताकि एक बैरियर का काम हो जाए। तो ये हमारी सबसे बढ़िया बैठक व्यवस्था हो जाएगी। अब जो हमारे पास वहाँ मतगणना में हमको प्राधिकृत किसको हम बुला सकते हैं, तो जिन्हें हम बुला सकते हैं 4-5 लोग देखेंगे, जिन्हें मतगणना करने में रिटर्निंग ऑफिसर प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करने के लिए नियुक्त किया है, इन्हें हम बुला सकते हैं। या आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन या फिर गणना अभिकर्ता, निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यारूढ़ लोक सेवा, यानी जिनका संबंध है वहां पर, हम उन्हीं को बुलाए। यदि गणना कक्ष में अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हो तो फिर उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है, ये बात नोट करने लायक। यानी अभ्यर्थी यदि है खुद तो हम फिर उनके एजेंट को बिल्कुल नहीं है, कोई बोले तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ, नहीं। अभ्यर्थी है ना, तो फिर हमको उनसे रिलेटेड कोई, उनके स्थान पर उनका प्रतिनिधि कोई नहीं होना, वो खुद है तो ये तो अनावश्यक भीड़ लग जाएगी, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये जो गणना अभिकर्ता है जो वहां बैठ सकते हैं, जो अभ्यर्थी के बदले में आएगा प्रतिनिधि बनके, वो ये प्रारूप 11 और ये प्रारूप में वो लिखे हैं। जैसे मतदान के समय अभ्यर्थी ने जो 10 अभिकर्ता के लिए प्रारूप 10 दिया था, ऐसे अभी ये प्रारूप 11 है जो यहाँ पर अभी मतगणना अभिकर्ता कहलाता है, गणन अभिकर्ता। ये उनको घोषणा करके देगा कि मैं कोई परेशानी यहाँ नहीं करूंगा भाई खड़ी, सब कुछ गोपनीय रखूंगा, और प्रारूप 11 में ये सब कुछ लिख के देगा, और हम इन्हें भी एक वो बना के पास बना के दे देंगे। अब ये देखेंगे, ये जो नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करेगा गणन अभिकर्ता अपने सामने हस्ताक्षर कराए, सत्यापित करे, कक्ष में उपस्थित प्राधिकृत व्यक्तियों के बार बार अंदर बाहर आना जाना, धूम्रपान, ये सब बंद रहेगा जैसे पहले था। और मतपेटियां खोलने के पहले उपस्थित अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता को देखने का अवसर दिया जाएगा। मतगणना के लिए मतदान केंद्र पर प्रयुक्त सभी मतपेटियों को एक के बाद एक खोला जाएगा। मतपेटियों के निरीक्षण एवं सीलों की अक्षुण्णता की पुष्टि के बाद मतपेटी खोलकर सभी मतपत्र निकाले जाएंगे और हम अपना मतगणना का काम शुरू करेंगे। मतपत्र निकालने के बाद मतपत्रों को पलटकर रख ले। मतपत्रों की गड्डियां वार्डवार, नीचे क्रमांकवार अलग अलग रख ले। निर्वाचन क्षेत्र, मतपत्रों के वार्डवार, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकवार छटनी मतपत्र के पीछे अंकित सुबोधक मोहर से आसानी से की जा सकती है। यानी मतपत्र को उल्टा रखेंगे, उस पर वार्ड वगैरह देख लेंगे तो पहचाना जाएंगे। और कलर से पहले तो कलर से अलग अलग कर ले, हम चारों रंग के अलग अलग कर लेंगे तो पता चल जाएगा। फिर पंच, सरपंच, जनपद, ये सबको प्रारूप 15 भाग 2 और गणना परिणाम पत्रक प्रारूप 16, 17, 18, 19 में की जाएगी। यानी परिणाम जो है हम उसको इस प्रारूप में दी जाएगी। और ये पूरी जब हो जाएगी, पूरे कार्यवाही हमारी हो जाएगी, तो फिर हम आगे अभ्यर्थीवार, यदि जैसे हम काउंट कर रहे हैं तो अभ्यर्थीवार कोई डाउट है किसी पे, तो हम ऐसे मतपत्र को अलग रख देंगे। और जिन्हें ये आसानी से देखकर समझ में आ जाए कि ये सही है तो उसको अलग, जिन्हें एकदम देखकर आ जाए कि ये कुछ गड़बड़ है इसमें तो अलग, और कुछ डाउट वाले अलग। यानी इस तरह से हम टोटल 3 गड्डियां बनाएंगे, वैध, अवैध और डाउट वाली, संदेह वाली 3 गड्डी बन जाएगी। और फिर हम उसको अलग अलग करके रख देंगे। अब बारी आती है सबसे
खास मतगणना की, और वो है कि मतपत्रों को हमको खारिज करने की बात आई। तो खारिज करना है तो हम क्या करेंगे, तो खारिज करना है तो सबसे पहले उनको दिखाना है, लेकिन इसके पहले भी हम उनको ये बताए कि जो मतपत्र होता है वो किस तरह से वैध और अवैध होता है, ये वैध मतपत्र। तो ये सब चीजें हमें उन्हें दिखाना पड़ेगा पहले। जब हम वैध और अवैध कर रहे, खारिज कर रहे, उसके पहले हम ये दिखा दें कि किन कारणों से वो वैध होगा और किन कारणों से वो अवैध होगा। जैसे वैध मतपत्र, अब जैसे देखिए एक ही अभ्यर्थी के खाने में एक से अधिक बार चिन्ह लगाए गए। अब यदि एक अभ्यर्थी कोई है, ये डमी मतपत्र है, ये बनावटी है दिखाने के लिए। अब यदि ये है उसने एक ही में 4-4 बार लगा दी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही में लगे हैं तो ये वैध है, मतलब ये सही है। ऐसा नहीं कि 4 बार सील दिख रही तो यार ये तो गलत हो जाएगा, तो नहीं। फिर ये दूसरा प्रकार देखिए, एक ही अभ्यर्थी के खाने में एक स्पष्ट चिन्ह होने के अतिरिक्त छायाकृत शेडित क्षेत्र में भी चिन्ह लगाया गया है। अब ये एक तो है, और यहाँ इसके अलावा देखो एक ये भी लगा है, ये भी लगा, तो ये जो लगा है ये भी इसी के इधर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये वैध है। इस पर चिन्ह होती है, छायाकृत शेडित क्षेत्र में भी चिन्ह लगाया गया है, यानी ये शेडित क्षेत्र, तो ये जो है इसके पक्ष में इधर, इसलिए ये भी सही है। अब ये वाले में क्या बोल रहा है कि चिन्ह एक ही अभ्यर्थी के खाने में अंशतः लगा हुआ है और शेष चिन्ह का शेष भाग छायाकृत शेडित क्षेत्र में लगा है, यानी ये इधर थोड़ा सा दिख रहा है और बाकी के ये ऊपर आ गया है, तो ये भी सही है क्योंकि ये निकला हुआ तो इधर है। फिर ये वाला क्या बोल रहा है, मतदाता को जारी करते समय मतपत्र को प्रतिपन्न से अलग करने में असावधानी के कारण मतपत्र ठीक आकार का नहीं है, जैसे कुछ फाड़ते वाड़ते समय ये ऊपर नीचे फट गया तो ऐसा, तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सील तो सही लगी है। फिर इनमें से कोई नहीं, इसमें क्या हुआ, सील कहाँ लगी देखिए, चिन्ह एक ही अभ्यर्थी खाने में अंशतः लगा हुआ है और चिन्ह का शेष भाग गायब है, यानी इधर दिख रहा है इधर गायब है, तो ये भी ठीक है। फिर यहाँ ये निशान लगा हुआ है, ये सही का, तो ये पकड़ने अंगूठे के निशान, तो ये जिससे देना है ये तो सही लगा, ये पकड़ने वगैरह के हिसाब से होगा तो ये भी सही माना जाता है। फिर मूल चिन्ह स्पष्ट रूप से एक ही अभ्यर्थी खाने में लगा हुआ, किंतु मतपत्र को गलत ढंग से मोड़ने के कारण उसकी छाप अन्य अभ्यर्थी के खाने में बन गई, तो ये कई बार हो जाता है, इसकी छाप इधर बनी। अब इसमें से सही कौन सा है, तो सही ये वाला है, क्योंकि हमने बोला था घूमते हुए तीर, लेकिन कौन सा, एंटी क्लॉक, तो ये एंटी क्लॉक, ये सही है, लेकिन ये मोड़ा था ऐसा, तो यहाँ पर ये इसमें बने, तो ये सही के कौन सा रहेगा, ये इसमें से मिला किसको है, ये इसको मिला हुआ, ये भी वैध है, ये सही है, लेकिन हमको ये दिखाना पड़ेगा कि ये यदि इसकी छाप ऐसी पड़ी तो इसमें भी पड़ी, तो ये गलत है, ये इसकी छाप है, तो सही कौन सा था, ये था, तो ये जो वोट है इसमें मिला किसको है, ये किसके पक्ष में, ये वाले के पक्ष, उल्टी दिशा में घूम रहा है, तो ये भी वैध माना जाता है। अब गलत किससे हो गया, मुख्य भाग पर कोई चिन्ह नहीं, यानी चिन्हांकन ही नहीं है, कहीं लगा ही नहीं, तो कोरा है तो उसको क्या मानेगा, अवैध होगी, निरस्त, निरस्त मतलब खारिज हो गया, है किसी को नहीं मिला। फिर ये वाले में क्या हो रहा है, चिन्ह 2 या अधिक अभ्यर्थियों के सामने लगा, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, दोनों को दे दिया, जाओ ये दोनों खुश। फिर चिन्ह पूर्णतः छायाकृत शेडिड स्थान पर लगा, चिन्ह रिक्त स्थान पर। अब इसमें क्या हुआ, ये बीच में है ना, इधर निकला है ना इधर निकला है, तो ये किसी का नहीं, खारिज। फिर ये वाला, इसमें ये चिन्ह तो लगा ही, साथ में नाम भी लिख दिया कि मैंने दिया भाई, ये मेरा नाम लिखा है, तो ये गोपनीयता भंग हो गई, तो ये भी खारिज, यानी ये भी सही नहीं है। इसमें क्या हुआ, चिन्ह 2 या अधिक अभ्यर्थियों के खाने में निकलता है, एक इधर भी दे रहा है और ये इधर भी, तो ये 2 हो गए, तो ये भी खारिज हो गया। इसमें क्या हुआ, जो सील लगाना तो वो ना लगा के राइट का निशान लगा दिया, तो सील ही नहीं लगी है, ये भी नहीं हुआ, ये सब अवैध है, यानी इनको मानेंगे नहीं हम। इसमें क्या किया, बनावटी मतपत्र है, ये जो है ओरिजिनल है ही नहीं, जो हमने दिया था वो नहीं, वो जो घूमते हैं ना, कहाँ घूमते हैं वो अभ्यर्थी लोग अपना वो करते, कैनवासिंग करते
घर घर जाके दे के आते कि ये ऐसा है, मेरा है, देना, तो वही उठा के ला के डाल देते, तो वहां भी गड़बड़ हो गई। तो गलत है, तो ये अपन इसको बनावटी नकली मतपत्र है मतलब। फिर ये पीछे दे दिया उनने, जहाँ पीछे सील लगाई थी अपन ने, उनने भी वहीं सील लगा दी, तो ये भी खराब हो गया। तो ये इतने तरीकों से अवैध होता है, ये हमको ध्यान है। ये सब हमको जब हम काउंटिंग करेंगे और जब हम सही गलत निकालेंगे वैध अवैध, उसी समय ये सब हमको पहले दिखा देना। ये सारे खारिज करने वाले, जब हम खारिज कर रहे तो वो जितने थे ना, ये कोई चिन्ह नहीं है, ये नहीं है, तो ये इनका नंबर है, उसमें लिखा हुआ है के अनुसार। तो ये क ख ग घ ये हम शॉर्टकट में लिख देंगे, ये इस वजह से खारिज हुआ है। मतपत्रों की समीक्षा के उपरांत निर्वाचन लड़ने वाले विभिन्न अभ्यर्थी को मिले विधिमान्य मतों की गणना की जाए और फिर प्रतिक्षेपित मतपत्रों की, यानी पहले विधिमान्य यानी सही वैध कितने हैं, वो कितने मिले उसकी गणना, और फिर मतपत्र जो खारिज किए गए हैं। फिर गणना परिणाम के प्रविष्टि पंच के लिए प्रारूप 16, सरपंच के लिए 17, जनपद के लिए 18 और जिला के लिए 19 में की जाए। मतगणना पूर्ण होने पर उस स्थान से निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को मिले विधिमान्य मतों की संख्या सिर्फ आख्यापन ऐलान सर्वसम्मति जानकारी लिखी है कि किसको कितने मिले, ये हम बोलेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये फलाने जी जीत गए, हम ये बोलेंगे कि इन ए को इतने मिले, बी को इतने, सी को इतने। वो भी जो मतपत्र में जो नंबर थे ऊपर से नीचे तक, पहला अभ्यर्थी दूसरा, उस अभ्यर्थी से नीचे तक बताया कि पहले को इतने, दूसरे को इतने। जैसे किसी भी स्थान से किसी अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित करने का अधिकार गणना पर्यवेक्षक या पीठासीन अधिकारी को नहीं है। वही बात जो हम बोलते कि हम घोषणा नहीं कर सकते, हमें अधिकार नहीं है। ये वो मतों की गणना का परिणाम इस टाइप से हमको जो प्रारूप 16, 17, 18, 19 भरेंगे। ये पंच के लिए, पंच में हम अभ्यर्थी कितने थे, इस अभ्यर्थी को कितने मिले, दूसरे को कितने मिले, तीसरे को कितने मिले, और ये टोटल ऐसे भर के विधिमान्य मतलब सही कितने थे और उसमें से खारिज कितने हो गए, डले कितने टोटल, ये ऐसे हम लिखेंगे। और ये जो होता है, ये फिर हम जो वहां पर एजेंट बैठे, गणना एजेंट, उनको हम ये सौंप देते हैं और उसके बदले में फिर हम उनसे एक पावती ले लेते हैं। ये पावती आपको, इसकी पावती आपको कहाँ मिलेगी, लीफलेट में। और जो मतपत्र लेखा वाली प्रारूप 15 की थी, वो पावती आपको मिलेगी बुकलेट में। तो ये वाली पावती लीफलेट से हम लेकर उनसे उनकी साइन उस पर ले लेंगे और अपने पास जो हमारा लिफाफा है, लिफाफा नंबर 6, उसके अंदर हम रख देंगे। इन्हीं के साथ में उसको रखना, ये भी लिफाफा 6 में जाएगा। जैसे पंच का, ऐसे फिर ये सरपंच का भी बनेगा, फिर जनपद का बनेगा और ये जिला का बन जाएगा। पुनर्गणना की बात यदि आती तो पुनर्गणना के लिए भी कुछ कंडीशंस होती है कि भाई पुनर्गणना हम कब करें। तो पुनर्गणना या तो एकदम क्लोज रहे कि 1-2 का अंतर है तो हम उस समय कर दें, उसमें भी हम ऐसा लगे तो हम खारिज वालों की करें, और ऐसा लगे कि जो खारिज किए गए हैं उससे भी ज्यादा का अंतर है तो डिफरेंस जो है हार जीत का, तो भी हम नहीं कर सकते। तो ये हमारे ऊपर है हम कि किस तरह से करें। पूर्णतः करें, जैसे यहाँ लिखा है पूर्णतः या अंशतः, ये हमारे ऊपर है कि वो क्या उचित रहेगा, कि करना उचित है या नहीं है। तो पूर्णतः में हम पूरी काउंटिंग है, अंशतः में हम सिर्फ खारिज वालों की करेंगे कि सिर्फ खारिज है, उनको फिर से एक बार चेक कर ले कि खारिज के वजह से तो कहीं नहीं हुआ, तो ये हम देख लें। और जब इसमें भी कोई अंतर आता है तो हम फिर इसे अलग से नहीं बना के देंगे। अब जो हमारा बना था उसी में माइनस प्लस करेंगे कि भाई जो खारिज हुआ है उसमें कोई अंतर आया तो उसमें माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, तभी पता चलेगा कि हाँ पुनर्गणना हुई है। हम अलग से कोई नया मतपत्र जो मतगणना जो पत्र है वो नहीं बनाएंगे। फिर आखिरी में जो सही मिले हैं उनके 50-50 की गड्डी बना लेंगे और उनको रबर बैंड लगा के गणना पर्ची होती। यहाँ पर एक बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि गणना पर्ची अलग होती है और ये जो मतगणना वाला प्रपत्र है, ये मतगणना परिणाम वाला ये अलग है। गणना पर्ची का मतलब उस पर लिखा है गणना पर्ची,
और अपन ने काउंटिंग करी और कितने मिले भाई, 50 मिले। तो 50 पे रबड़ और वो गणना पर्ची पे लिख दिया कि 50 इसको मिले, ये विधिमान्य वोट है, 50 मिले, और ऐसे लगा के लिख के साइन करके वो गणना पर्ची नहीं मिले तो सिंपल पर्ची पे भी सील लगा के गणना पर्ची लिख दी, पीठासीन ने साइन कर दी तो वो गणना पर्ची मिल जाए। पर मतगणना जो होता है वो जो मैंने अभी दिखाया आपको, जिसमें हमको उसमें ये गणना का परिणाम है, ये अलग है, गणना पर्ची नहीं है, गणना का परिणाम है, प्रारूप है। देखिए प्रारूप अलग, गणना पर्ची कोई प्रारूप नहीं, गणना पर्ची एक कागज है, इस पर गणना लिखा है कि गणना करी कितने मिले क्या मिले, वो लिखकर उसमें हम लगाते हैं रबर से। तो इस तरह से हम वो करेंगे। अब आपको मैं गणना पर्ची दिखा दूं, ये गणना पर्ची जिसकी है पंच की है तो पंच की, सरपंच की है तो जो जिसकी रहेगी वो काट देंगे और ऐसे लिख देंगे सिंपल और लगा देंगे, सिंपल सी बात। तो ये 50-50 की गड्डी बना देंगे, रबड़ से लगा देंगे। खारिज किए गए वाले हैं तो उसकी खारिज की पर्ची भी आती है, वो भी लगा देंगे, सब बुकलेट में मिलेंगी, खैर वो उसको लगा के बांध देंगे। 50-50 की बना देंगे, 50 नहीं है तो कम लगा देंगे, संख्या लिख देंगे उस पे, और ऐसे करके हम उनको एक साथ में रख देंगे पूरे। अच्छा, क्या कर रहे थे, खारिज वाली और जितने जो वैध है अवैध है, ये सब को एक साथ में रखना है। ऐसा नहीं कि उसके लिए खारिज वाले के लिए अलग से कोई लिफाफा है, इसको सबको एक साथ में रखना है। ये तो संख्या भाई जितने वो मतदान हुआ है, जितने दली है वोटिंग, वो तो उसी में निकलना चाहिए ना, तो वो एक साथ ही रहेगा। खारिज वाले को कहीं और नहीं रखना है, साथ में रखना है। ये प्रतिक्षेपित वही खारिज वाली, तो ये ऐसी रहती है इसकी पर्ची। अब इसकी पर्ची भी देख लीजिए। अब अभी जो बंडल बनेंगे इस पे गणना अभिकर्ता अपने हस्ताक्षर और सील करना चाहे तो इनकी कर ले, यदि ये कर दे तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। प्रत्येक वार्ड के 5 पदों के सीलबंद बंडलों को एक साथ रखकर 5 पद के लिए गणना किए गए मतपत्रों का द्वितीय पैकेट तैयार किया जाए। दूसरा पैकेट जो है ये हम सब तैयार कर सकते हैं। ये सबको अलग अलग रखना है, पंच का अलग, सरपंच का अलग, जिला का अलग। फिर प्रत्येक वहां जो भी अभ्यर्थी है या उनके अभिकर्ता है उसको हमको गणना परिणाम पत्र की प्राप्ति रसीद पीठासीन अधिकारी की लीफलेट में क्रमांक 22 में, ये वही जो मैं अभी बताया था पावती, यानी हमने उनको दिया है गणना परिणाम तो उसकी पावती लेंगे। तो गणना वाले की पावती जो है हमको कहाँ लीफलेट में मिलेगी, तो वहां से हम ले लेंगे। अब ये मतपत्रों को जो हमने काउंट करके रखे हैं, 50-50 के बंडल बनाए हैं जो खारिज वाले हैं, इन पे हमने पर्ची लगा के, जैसे खारिज वाले खारिज की पर्ची लगा दी, और जो हमने मतपत्र गिने हुए वैध वाले, तो इस पे जो गणना पर्ची लगाकर, तो ये इन पे यदि अभ्यर्थी या इनके कोई एजेंट यहाँ है ये साइन करना चाहे तो उनकी साइन भी हम करा सकते हैं, मना नहीं कर सकते, उन्हें अनुमति हमें देना पड़ेगा। और फिर एक साथ पंच के और सरपंच के एक लाइन से हम पंच के अलग, सरपंच के अलग, जिला के अलग, जनपद के अलग, ये हम अलग अलग बना ले और उन्हें एक पैकेट जो दिया है उसमें रख दे। प्रत्येक उपस्थित अभ्यर्थी जो है इनको हमको गणना परिणाम देना ही, लेकिन पावती जरूर लेना जो कि लीफलेट में 22 नंबर में रहेगी। इस गणना परिणाम पत्र की प्राप्ति रसीद को लिफाफा 6 में ही रखना है। मतों की गणना का परिणाम प्रारूप 16, 17, 18, 19 उनके साथ अलग अलग रखे। 6 वाला जो है इसके 4 बनेंगे, प्रारूप 16 का, 17 का, 18 का, 19 लिफाफा 6 रहेगा, एक पंच का एक सरपंच का, यानी नाम 6 ही 6 ले रहेंगे चारों पे, लेकिन 4 बनेंगे अलग अलग। तो इनमें सब में रसीद जो रहेगी उसकी पावती जो हमने दी है उसकी पावती इसमें ही रखेंगे। फिर अलग अलग पैकेट बना ले और इनको तैयार, पूरे पैकेट को वापसी के लिए हम तैयार करके रख लें। मतगणना के लिए प्राधिकृत अधिकारी की डायरी ये लिफाफा नंबर 4 में जाएगी, जो कि ओपन जाएगा, जो कि सामग्री जमा करेंगे तो ये चेक होगी। चेक होने के बाद, सही होने के बाद ये सीलबंद करेंगे वहीं पर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सामान्य जानकारी बहुत कोई नहीं, मतदान केंद्र का क्रमांक, स्थान, तारीख और कितने बजे हमने मतगणना शुरू की थी वो रहेगी। फिर हमको विवरण देना है कि अभिकर्ता कितने क्या थे। पंच है तो सारे पंच का अलग अलग लिख दिए कि, और उनके अभ्यर्थियों को एक साथ उनकी संख्या लिख दी। मान लो 3 वार्ड है
तो तीनों के जो जितने अभ्यर्थी थे, एक में 3 है, कोई में 4 है, तो टोटल जितने अभ्यर्थी होंगे तीनों के मिला के वो यहाँ लिख दी। फिर उनने सबने मिला के कितने अभ्यर्थियों ने ये उनके एजेंट बिठा लेते और गणना के समय कितने बिठा लेते, और जिन्होंने नहीं बिठा लेते तो वो संख्या यहाँ पर लिखना है। ऐसे पंच, सरपंच और जनपद और जिला, ये चारों के लिए लिखना है। उसके बाद फिर गणना के समय को अधिकारी, तो एक तो पीठासीन जिसको हमें प्राधिकृत अधिकारी कहना, और बाकी के 4 गणना अधिकारी 4 जो बचे थे, भ्रत्य नील हो जाएंगे। और यदि स्थगित किया है तो स्थगित नहीं है तो डेस करके निरंक आ जाएगा। पुनर्गणना हुई है, पुनर्मत गणना, तो वो लिख देंगे, नहीं हुई है तो डेस आ जाएगा। ये दोनों डेस ही आते हैं। फिर वैध और प्रतीक्षेपित यानी खारिज, सही कितने थे और खारिज कितने, तो ये बहुत अच्छा होता है। वार्डों की संख्या, वार्ड इतने में डाले गए कितने मत थे, फिर सही कितने, वैध कितने, और फिर उनमें से खारिज कितने, और ये खारिज का प्रतिशत। तो खारिज का प्रतिशत कैसे निकालना है, तो ये जितने खारिज है उसके बटे टोटल में से, ये तो जैसे ये 20 खारिज हुए तो उसके बटे टोटल कितने में से और इंटू 100, और ये जो आएगा ये उसका परसेंट निकल जाएगा। तो ये पंच के लिए, सरपंच के लिए, जनपद और जिला, ये कोई महत्वपूर्ण घटना हुई है तो यहाँ लिख देंगे, नहीं हुई तो निरंक। ये बहुत महत्वपूर्ण है, भरेंगे, बहुत सरल भी है। ये एक बार में देखने पर भी ये समझ में आ जाती है, आसानी से हम भर सकते हैं। अब ये हमको सामग्री ये सब वापस करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो जो फाइल दी थी ना, फाइल में ये 4 चीज रख देंगे। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्रारूप 10, 11 और मतदाता सूची वो चिन्हित वाली, और जो अन्य 3 प्रति भी दे रहे साथ में वो, और ये पीठासीन अधिकारी की बुकलेट, पीओ बुकलेट जो दी थी, तो ये सबको रखना है। और इसको कहाँ पर रख देना है, ये सबको एक फाइल, जो फाइल दी थी फाइल के अंदर रख देना है। एक और चीज इसमें रख देंगे, ये लिफाफा निविदा टेंडर प्रारूप 14, यदि है तो, नहीं तो इसको कोई वो नहीं है, जरूरत नहीं है, निरंक रहता है। तो ये इसको, तो ये सब चीज मिला के वो फाइल में रख के, लिफाफा जो बड़ा वाला है उसमें एक इसमें रख देंगे। तो क्या क्या चीज आ रही है इसमें, 1, 2, 3, 5 और ये 6 नंबर का फाइल में लगाकर, फाइल को पॉलीथीन के कवर में रखे और प्रथम पैकेट में रखकर पैकेट को सील बंद कर दे, सील बंद आएगा। अच्छा, एक और इसमें खास बात की, जो इसमें फाइल है, फाइल के पहले ही पेज पे जो 5 चीजें लिखी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, उतनी ही रखना है। उसमें और भी आगे भी छपा हुआ है तो वो सिर्फ जानकारी के लिए छपा है, लेकिन रखना इतनी चीज ही है उस फाइल के अंदर। फिर लिफाफा अगला बनेगा 4, मतगणना के लिए प्राधिकृत अधिकारी की डायरी, काउंटर पर जांच के बाद सीलबंद होगी। जो मैं बता रहा था ना वो, कि ये खुली ले जाना है तो ये चेक होगी और फिर वहां सील बंद करना है, तो ये 4 वाला खुला रहेगा। फिर 5 में ये रहेगा, मतपत्र का लेखा प्रारंभिक गणना का परिणाम, प्रारूप 15, ये पूरा प्रारूप 15 मतपत्र लेखा देना था ना, ये पूरे चारों के। फिर 6 वाला, ये 6 में मतगणना का परिणाम रहेगा, ये खुला आएगा, ये चेक होएगा, चारों के अलग अलग बनाने, फिर वहां पर सील बंद होगा काउंटर पे। तो ये 4 और ये 6 ये आपको खुला लाना, बाकी सब पैक करके लाए। 7 में रद्द किए गए मतपत्र, लिफाफा 8 में उपयोग में लाए गए मतपत्र, लिफाफा 9 मतदाता को जारी नहीं किए, पूरे जो नहीं किए गए मत, ये सब चारों 4 इसमें बनेंगे, पंच का, सरपंच का, जिला, जनपद, इस टाइप से। लिफाफा 10 मतगणना संबंधी विविध, जो बचे वाले सारे इकट्ठे। फिर द्वितीय पैकेट गणना किए गए मतपत्रों के बंडल। अब दूसरा पैकेट महत्वपूर्ण, जो गणना किए गए हैं उनके मतपत्रों के बंडल इसमें आएंगे द्वितीय पैकेट में, पंच, सरपंच, जनपद, चारों के, ये सब सीलबंद आएंगे। फिर बची वाली पीठासीन अधिकारी की मार्गदर्शिका, मीट स्याही, बैगनी रंग का स्टाम्प, सुबेदार, एरोक्रॉस, रबर, पीठासीन अधिकारी की धातु बची हुई, सब की सब चीजें कपड़े की थैली में रखकर जमा करना है। प्रथम पैकेट फाइल फोल्डर में निर्देशानुसार दस्तावेजों को रखकर सीलबंद। द्वितीय पैकेट गणना किए गए मतपत्रों के बंडल, और इसमें प्रथम पैकेट में क्या 5, 7, 8, 9, 10 सीलबंद जमा करना है। केवल लिफाफा क्रमांक 4 और 6 जांच के बाद सीलबंद होंगे। खाली मतपेटी, बचे हुए अन्य सामग्री कपड़े की थैली में रखना है।
अव्याक्षेप राशि यदि हो तो लिफाफा। पीठासीन अधिकारी सामग्री जमा करके पावती ले और सेक्टर ऑफिसर को 14 बिंदु का प्रपत्र और मतदान प्रतिशत हेतु प्रपत्र में रिपोर्ट जमा करे। फाइनल काम, ये सब चीजें आप क्रम से कर ले, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 बिंदु वाला ये जमा करना है। लास्ट में सेक्टर महोदय को, इसमें भी बहुत सारा कटा हुआ है, कुछ ज्यादा चीज है ही नहीं, लागू ही नहीं है, वो 2-4 चीजें बस सिंपल सा। और ये महिला पुरुष का 7 से 9, 7 से 11, 7 से 1, 7 से 3 जो हमने 2-2 घंटे का निकाल के रखा है, ये वाले फॉर्मेट में भर के रख ले, जमा कर दे और धन्यवाद कर ले। तो ये सब हमारा पूरा, यदि हमने ध्यान से देखा है, ये पूरी प्रक्रिया हमारा चुनाव बड़े ध्यान से हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो उम्मीद है ये पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। कहाँ से हमने शुरू करा था, सामग्री ली थी, सामग्री लेकर फिर हम मतदान स्थान पे आए थे। एक दिन पहले हमने बहुत सारे काम किए, ये जमाया वो जमाया, पूरा मतदान केंद्र बनाया, पूरे आसपास घूमे फिरे, सब व्यवस्थाएं ठीक है कि नहीं देखी। कल जो चुनाव होने वाला है उसकी पूरी व्यवस्था, मतपत्र तैयार किए, सील लगा के रख लिए, 50% तैयार करके रख लिए, जो लिफाफे थे उनको 3 तरफ से पैक करके रख लिए, पूरी जगह सील लगा के रख ली है। और अगले दिन हम चुनाव वाले दिन सुबह बढ़िया तैयार हो गए, चारों जो दल के 1, 2, 3, 4 थे तैयार बैठे। पीठासीन महोदय अभिकर्ता आ गए हैं, प्रारूप 10 ले लिया है, 6:30 बजे सील कर ली है पेटी को, 7 बजे से चालू कर लिया हमने। हमारी जो विशेष परिस्थिति आई है तो पीठासीन अधिकारी महोदय ने देख लिया है, 3 बजे समाप्त हो गया है, कुछ बज गए हैं, उनको पर्ची बांट दी है हमने। पर्ची बांटने के बाद फिर समाप्त हुए हैं, सारे सीलबंद हमने कर लिए, प्रारूप 15 बना के एजेंट को दे दिए, गणना वाला अब आएगा, फिर उनके सामने पेटी हम फिर से खोलेंगे, मतगणना करेंगे, बिछा के बढ़िया, फिर चारों रंग के अलग अलग करेंगे। वैध अवैध के लिए हम उनको दिखा देंगे कि इस तरह से अवैध होगा, इस तरह से वैध होगा। सब दिखाने के बाद काउंटिंग कर लिए, पहले पंच की कर लिए, फिर सरपंच की कर ली, जनपद की कर ली, जिला की कर ली, और एक काउंट करके हमने रख दी। उनसे मतगणना का परिणाम जो है 16, 17, 18, 19 बना लिए, उनको दे दिया, उनसे पावती ले ली। पावती कहाँ मिलेगी? पावती लीफलेट में मिलेगी, काहे की मतगणना परिणाम वाली, और प्रारूप 15 वाली उसकी पावती बुकलेट में मिलेगी। बड़ा सिंपल सा काम, और सब काम करा के प्रारूप 14 भी दे दिया, महिला पुरुष का वो कर दिया और धन्यवाद कर दिया। तो उम्मीद है ये सब समझ में आ गया होगा।